अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को फराज अहमद की तरफ से बहुत बहुत सलाम और थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का फीडबैक आता रहता है, चीज़ें आती रहती हैं और स्पेशल मैं थैंक्स करूँगा कुछ लोगों का। बाकी तो तमाम मुझे पता है, सारे हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, सब जगहों पे होते हैं। यूके में भी है, यूएस के अंदर भी है, पाकिस्तान में भी है, कुछ जगहों के ऊपर जिस तरह जाहिद साहब इस टाइम पे जापान में बैठे हैं और इरफान साहब हैं और जो है मोहम्मद इकरार साहब। जी हाँ, ये वो इकरार नहीं, दूसरे इकरार हैं। उन साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो भी मेनली मुझसे इन टच रहते हैं, चीज़ें करते रहते हैं, जी भेज रहे होते हैं कभी। हालाँकि मैं जापान आज तक नहीं गया, उन्होंने बहुत दफ़ा बोला है कि जापान आपने आना है तो हमारी तरफ रुकना और ठहरना, तो डेफिनेटली मैं इंशाअल्लाह ताला अगर कभी ज़िंदगी रही तो लाज़मी आऊँगा। लेट्स गो ऑन द टॉपिक टुडे, अर्मानिया और अज़रबैजान की लड़ाई। जी हाँ, अज़रबैजान की और लड़ाई, क्या ये ग़ज़वा हिंद की तरफ कोई इशारा तो नहीं है कि ये ग़ज़वा हिंद की तरफ लेके जा रहा है हम लोगों को? और आज के इस ब्लॉग के अंदर हम बात उसकी करेंगे कि ये ओवरऑल लड़ाई है क्या और किस तरीके से चल रही है। ये अगर देखा जाए तो इस टाइम के ऊपर ये कॉम्प्लेक्स जो है ये काफ़ी पुराना है। यानी यू आर टॉकिंग अबाउट बहुत साल पहले, यानी कि 100 एंड समथिंग 3 इयर्स पहले जो है वो इनके 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 पास इख्तलाफात हुए थे, चीज़ें हुई थी और जिसके अंदर उन्होंने कहा कि उन्होंने तकरीबन 15 लाख लोग मार दिए हैं और जो अर्मानिया के लोगों को मार दिया गया है। और ये उस्मानी उसमें उसकी बात कर रहा हूँ, उस्मानी दौर की बात कर रहा था कि उस दौर के अंदर मार दिया था खिलाफ उस्मानिया के अंदर। और उन्होंने मतलब एक चीज़ की, बट जिसका सबूत कोई भी नहीं है और जो कहते हैं कि नस्ल कशी की तरफ गई थी, पर वो एक कोई सबूत किसी के पास भी कोई नहीं है। इसके अलावा 1952 के अंदर जिस तरीके से अर्मानिया वालों ने इनके भी लोग मारे और उनके भी काफ़ी लोग शहीद किए थे, थाउजेंड्स ऑफ लोग, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट का एक हिस्सा है कि इसकी वजह से भी लोगों के अंदर आपस में, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का एक जिस तरह चीज़ें हुई और जो पिछले कितने सालों से, तो वो बढ़ती 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 यहाँ तक पहुँच गई है। और जहाँ पे इस टाइम के ऊपर अर्मानिया और उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान जो है, ये इस टाइम पे अज़रबैजान का एक थोड़ा-सा मैं बता दूँ, थोड़ा-सा एक बैकग्राउंड, कि अज़रबैजान बेसिकली ये टर्क्स हैं बेसिकली, जो माइग्रेट होके रशिया आ गए थे और उन्हीं की ये कौम जो है ना वो आगे बढ़ी है। तो इनके अंदर प्राइडनेस और इनके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी बिल्कुल टर्किश की तरह है, क्योंकि उन्हीं की नस्ल निकली हुई है, उन्हीं की चीज़ है। तो इनका एक जो जज़्बा, इनका जो वलवला, और ये खिलाफ़े उस्मानिया के लोग जो थे, ये उन टाइप के लोग हैं, बड़े एक जंगजू टाइप के लोग, जिन्होंने रशिया के अंदर जो आपने देखा है कि रशिया को तोड़ने में भी इनके जंगजू और इनके इनके जवानों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। अच्छा, अर्मानिया और अज़रबैजान बेसिकली इनकी सपोर्ट कहाँ-कहाँ चल रही है? अब ये देखिए कि इस टाइम के ऊपर अर्मानिया के पीछे जो है वो रशिया भी खड़ा हुआ है, ठीक है? और एक अनयूजुअल चीज़ हुई है कि ईरान जो है वो उसके पीछे खड़ा हो गया, क्योंकि ईरान रशिया को सपोर्ट करता है। देखिए, कुछ जगहों पे ऐसा कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि एक ब्लॉक के अंदर वो उनके दोस्त हैं और एक ब्लॉक के अंदर उनके दुश्मन हैं, यानी कि उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। तो ये बड़ा एक अलग सिनेरियो चल रहा है इस टाइम पे। रशिया के साथ अर्मानिया और ईरान खड़ा हुआ, और ईरान ने बहुत बड़ा गलत स्टेप ये ले लिया कि ये इस टाइम पे उसको खामोश रहना चाहिए था बिल्कुल, बट उसने एक अपना जो है वो पल्ला जो है वो रशिया के अंदर डाला। हालाँकि रशिया इस टाइम के ऊपर, रशिया ने भी फुल फ्लैश तरीके से अर्मानिया के ऊपर, जो कहते हैं ना कि उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कि जो करना चाहिए, अगर उसको ब्लॉक के अंदर होना चाहिए या चीज़ें होनी चाहिए, उसने भी एक हल्का सॉफ्ट इमेज रखा हुआ है। बट ईरान को बहुत बड़ा इसका कीमत भुगतनी पड़ेगी अगर आगे चल के ये जंग बढ़ गई, क्योंकि ईरान के अंदर तकरीबन आप लगा लीजिए कि 6 कितने लाख प्रोटेस्ट के लोग बाहर निकल सकते हैं इनके लिए, क्योंकि ईरान के अंदर भी ये जो इनके लोग रहते हैं, जो अज़रबैजान के लोग, यानी कि टर्क्स लोग, उन्होंने बड़ा खतरनाक इधर प्रोटेस्ट किया ईरान के अंदर, और ईरान की गवर्नमेंट को हिला दिया पूरा कि भाई ये क्या होने जा रहा है। क्योंकि आपको पता है, अगर आपको याद हो कि अमेरिका ने एक फ़ौजियों के साथ मिलकर, जो टर्किश लोगों ने कहा था कि हमारे साथ जो है वो अमेरिका ने ये करवाया है कि पूरे उनके फ़ौजियों को मिला के और उनका बगावत करवाना चाह रहे थे। तो आपने अंदाज़ा किया होगा, वो अगर आपको फुटेज अगर मिल जाए और फुटेज आप देखना चाहें तो वो देखिए कि इन लोगों ने अपने फ़ौजियों के सामने टैंकों के नीचे लेट गए
और इन्होंने किसी की जान की परवाह नहीं करी और एक-एक फौजी को उठा-उठा के लेके आए और लोगों ने कर दिया। ये टर्क्स कौम जो है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत, यानी खिलाफ़े उस्मानिया का जो अभी हम लोग ड्रामा भी देखते हैं, तो उस ड्रामे से भी अंदाज़ा होता है कि दे आर वेल प्रिपेयर्ड, बहुत। और एक जो इनका नज़्म व ज़ब्त और इनकी जो चीज़ें हैं, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक आर्मी के लोग हैं ये, जिस तरह आर्मी के अंदर एक नज़्म व ज़ब्त होता है, इनकी कौम के अंदर, और जिस कौम के अंदर अगर इस तरह की नज़्म व ज़ब्त हो जाए, तो मेरे ख़्याल से बहुत ही बड़ी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि आगे अज़रबैजान और टर्क के अंदर आपस में इनकी रिलेशनशिप क्या है बेसिकली। देखिए, अज़रबैजान जो है ना, वो तेल से माला-माल मुल्क है। वो क्यों है? क्योंकि वो रशिया का एक स्टेट था और जब वो टूटा तो उसके अंदर जो भी उनके ज़खायर थे, उनकी चीज़ थी, उनकी मालूमात, तो वो उनके हो गए वो उस टाइम पे। तो वो एक माला-माल मुल्क है। अच्छा, अब अगर आप ओवरऑल देखिए कि अज़रबैजान और आर्मेनिया और टर्की, अगर इनको आप अगर कंट्री के हिसाब से देखें, तो आर्मेनिया और अज़रबैजान जो है, और एक तरफ है टर्की, तो ये बीच में आता है आर्मेनिया बिल्कुल इनके। और ये दोनों साइड्स के ऊपर जो है ना, वो उनकी बॉर्डर्स लगती है और दोनों के खतरनाक एक माहौल है इनका। अच्छा, अब आपको अंदाज़ा तो हो गया कि दोनों एक ही कौम है, टर्किश और अज़रबैजान, क्योंकि इनका बैकग्राउंड भी वही। इसके अलावा टर्की जो है, वो बहुत बड़ा इनका ऑयल का खरीदने वाला एक मुल्क भी है, जो इनसे ऑयल खरीदता है वो बेसिकली, ठीक है। एक तो इस्लामिक माहौल भी है, और एक जो है उसका दूसरी साइड वो भी है कि ये एक ही कौम है, एक ही नस्ल है, उससे भी रिलेशनशिप है। इसके अलावा इनका जो है आपस में लेन-देन का मामलात भी है इनके, यानी कि अज़रबैजान जो है वो तेल बेचता है इनको और ये तेल खरीदते हैं इनसे। इसके अलावा आर्मी के इक्विपमेंट्स वगैरह चीज़ें टर्की इनको प्रोवाइड करता है, इनको बेचता है, यानी कि इनकी चीज़ें बेच के कुछ करता है। इसके अलावा टर्किश आर्मी इनको ट्रेंड भी करती है, यानी कि इनकी जो आर्मी है, इनकी ट्रेनिंग भी टर्की करती है। यानी कि इनके अंदर आपस के अंदर इनके काफ़ी आपस में जो है ना, एक चीज़ में हुई हुई है। अच्छा, अगर हम आगे लेके चलें इसको थोड़ा-सा, तो आप अंदाज़ा ये करें कि इस जंग के अंदर एक तरफ जो है जो है वो क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि 5% जो है आर्मेनिया में क्रिश्चियंस रहते हैं, और वहाँ पे भी हाल यही है कि तकरीबन ऑलमोस्ट मुसलमान, पूरी उनकी मुसलमान कंट्री पर वहाँ पे भी वो रहते हैं, उधर 97 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट है जो मुसलमानों का है। तो एक जो खिलाफत उस्मानिया के दौर के अंदर होता था कि एक-एक कंट्रीज़ को वो कर लेते थे, चीज़ें कर लेते थे, तो इसमें भी दोनों साइडों के ऊपर कुछ यही माहौल दिख रहा है। अच्छा, इस जगह के ऊपर अगर हम देखें तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये हमको बड़ा दिखता हुआ क्यों दिख रहा है? ये बड़ा दिखते हुए इसलिए दिख रहा है कि इस तरफ अभी आर्मेनिया जो है वो उसके पीछे रशिया खड़ा हुआ था, और जो खड़े हुए थे पीछे ईरान, ठीक है? और इनके पीछे अज़रबैजान के पीछे, अज़रबैजान जब ये मुल्क हुआ तो सबसे पहला मुल्क जो था, जो उसको मानने वाला था, वो टर्की था। टर्की ने फ़ौरन उसको वो किया, एक्सेप्ट किया जी, और उसी के कुछ घंटों के बाद जो दूसरा मुल्क था, वो पाकिस्तान था। तो अज़रबैजान के लोग जो हैं, वो पाकिस्तानियों से भी उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी टर्क से करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान का टर्क के साथ मोहब्बत है, उनका भी वही रिश्ता है। और वही एक जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की जो मोहब्बत है, वो एक दीन इस्लाम की वजह से भी बहुत ज़्यादा है इनकी क्योंकि हिस्ट्री भी इनकी वैसी है। तो पाकिस्तान इनके साथ खड़ा हुआ है, और इनके साथ पीछे जो खड़े हुए हैं, अफ़गान्स भी खड़े हुए हैं। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा-सा अंदाज़ा करें कि ग़ज़वा हिंद का अगर इशारा देखें आप, तो ग़ज़वा हिंद का इशारा यही सब चीज़ें थी, जो आज हमको दिख रहा है कि एक मुल्क में ऐसे-ऐसे जंगजू होंगे और इस तरह खड़े होंगे और इस तरह आगे आएँगे और इस तरीक़े से आपस में मिलेंगे। तो आप अफ़गान देखिए, अब इस टाइम पे अफ़गान, टर्क्स और अरब्स और पाकिस्तानी और ये सब एक प्लेटफ़ॉर्म पे दिखते हुए दिख रहे हैं इस मामले के अंदर, कि इसके ऊपर वो एक मामले के ऊपर दिख रहा है। अमेरिका ऑलरेडी फँसा हुआ है अपने मामलात के अंदर, जहाँ पे कोरोना वायरस, इकॉनमी, ट्रम्प साहब खुद एक बहुत बड़ी एक वायरस है जो अमेरिका के अंदर चढ़े हुए इस टाइम पे। इस जगह के ऊपर सबसे ज़्यादा इस खित्ते में जिसको सबसे ज़्यादा खतरा है इस टाइम पे इस जंग का जो होने वाला है, वो है इंडिया। क्योंकि ग़ज़वा हिंद के अंदर भी आप देखें कि जो बातें कही गई थी, कि वो यही बातें हुई थी कि वहाँ से उठेंगे और पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद करवाएँगे और हिंदुस्तान के ऊपर इसके ऊपर चढ़ाई कराएँगे। तो ज़रा-सा अब मैं दिखाता हूँ आपको कि हिंदुस्तान इस टाइम के उनका जो मीडिया है, वो इस टाइम के ऊपर इसके बारे में
इस जंग के बारे में क्या कह रहा है और वो क्यों इतना परेशान है, जो उसको वैसे आपस की बात है होना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिन जो मोदी सरकार ने जो चीज़ें कर चुके हैं अब तक, वो उनके हक में वैसे भी बेहतर नहीं थे। और जहाँ तक इनकी बात है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये छोटा-सा क्लिप्स, और उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया जो की सुनीता राय, युद्ध में कूदा पाकिस्तान। जी हां, अजरबैजान आर्मेनिया के बीच चल रही लड़ाई में अब पाकिस्तान कूद चुका है, क्योंकि पाकिस्तान इस युद्ध में अजरबैजान की ओर से लड़ रहा है। पाकिस्तान के इस जंग में कूदने के साथ ही ये आशंका भी जोर पकड़ने लगी है कि युद्ध की ये आग अब और फैलेगी। तेज होती जा रही जंग। युद्ध की आग में धधक रहा है नागोर्नो काराबाख इलाका। अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध रोकने को तैयार नहीं। बातचीत के सुझाव को दोनों ही देशों ने ठुकराया। युद्ध के दौरान भारी तबाही की खबरें आ रही हैं। मरने वालों की संख्या 100 को पार कर चुकी है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि दोनों ओर से लगातार गोले दागे जा रहे हैं। कभी सोवियत संघ के हिस्सा रहे इन दोनों देशों के बीच जंग शुरू होते ही इस बात की आशंका जताई जाने लगी थी कि कहीं विश्व युद्ध की आग न भड़क उठे, और अब पाकिस्तान ने अपनी हरकत से इस आशंका पर मुहर लगा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सेना को अजरबैजान की ओर से लड़ने के लिए भेज दिया है। पाकिस्तानी सेना इस युद्ध में अजरबैजान के लिए आर्मेनिया के खिलाफ लड़ रही है। इस युद्ध में पाकिस्तान के कूदने का खुलासा आर्मेनिया के फ्री न्यूज AM ने की है। न्यूज चैनल ने 2 अजरबैजानी नागरिकों की टेलीफोन पर हुई बातचीत पोस्ट की है, जिसमें ये खुलासा किया गया है कि अजरबैजानी इलाके में पाकिस्तानी सेना मौजूद है। एक अजरबैजानी नागरिक फोन पर दूसरे से कह रहा है पाकिस्तानी सैनिकों को एक जाम इलाके में भेजा गया है। ये आग में घी डालने वाली हरकत है। आर्मेनिया पहले ही चेतावनी दे चुका है कि तुर्की के आक्रामक तेवर के चलते ये युद्ध पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इस युद्ध में तुर्की अजरबैजान के साथ और पाकिस्तान तुर्की का दोस्त है। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक पाकिस्तान इस युद्ध में क्यों कूद पड़ा? इस युद्ध में पाकिस्तान की क्या दिलचस्पी है? तो आपने देखा कि इस टाइम के ऊपर किस तरह का इनका मीडिया चल रहा है, और उनको भी अंदाजा है कि इस चीज़ के ऊपर कि किस तरीके से जो है ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें कर रही हैं। अभी इनको खुद को भी पता नहीं लग रहा है इंडिया को कि हम क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसीज इस टाइम के ऊपर इसके ऊपर वाज़ेह नहीं है। अमेरिका जो है, क्योंकि वो रशिया ने आर्मेनिया के साथ खड़ा है, तो अमेरिका अगर आ जाए तो आर्मेनिया के साथ, तो फिर वो उनका अपना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है कि एक ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक। और इसके साथ मज़े की चीज़ ये है कि इस टाइम के ऊपर जो है इनका पल्ला भारी से भारी हो जाए अज़रबैजान का, क्योंकि अज़रबैजान के पीछे जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी और जो कहा जा रहा है कि टर्की की गवर्नमेंट जो है ना, वो फुल ही सपोर्ट कर रही है इस टाइम के ऊपर। यानी कि इनका कोई ऐसा नहीं है कि ढक छुप के अगर सपोर्ट कर रहे हैं, वो फुल फ्लैश तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि इनके जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इनकी जो चीज़ें हैं, वो पूरे तरीके से वो बता भी रही हैं और चीज़ें भी कर रही हैं कि किस तरीके से अज़रबैजान और इनका जो माहौल है वो किस तरीके से होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस टाइम के ऊपर कि इन प्रेसिडेंट टर्की ने क्या कह रहा है। Path to a lasting peace requires the withdrawal of Armenians from every inch of Azeri land they are occupying. The constant efforts to slander Turkey will not save the Armenian government. तो फिर आपने देखा कि किस तरीके से टर्की खड़ा हुआ है, टर्की खुल के खड़ा हुआ है और बिल्कुल उनको कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम उसके साथ खड़े हुए। और ये नहीं कि टर्की जो है ना, वो कोई धक और छुप के बात नहीं करता, वो खुला बात कर रहा था, जिस तरह पाकिस्तान ने भी खुल के सपोर्ट करी और चीज़ें करी है। अब भी इस टाइम के ऊपर प्रेसिडेंट जो है अज़रबैजान के, वो भी इस टाइम के ऊपर बड़ी अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो भी खुल के यही बात कर रहे हैं कि ये जो कॉम्पैक्ट हुआ है, ये
आर्मेनिया के खिलाफ हुआ। आइए मैं आपको उसके बारे में दिखाता हूँ। At the crucial moment, his forces are in a battle over a disputed region. Azerbaijan's president Ilham Aliyev put the blame squarely on Armenia. The main reason is that Armenia doesn't want peace. They want to keep our lands under occupation forever. They don't want to change status quo. And this is the reason why it lasted so long. Because otherwise, if Armenia demonstrated goodwill, the conflict would have been resolved many years ago. The battle is not only in the field, but it's also being fought in the media and elsewhere. Both Armenia and Azerbaijan accuse each other of hiring foreign mercenaries to fight in Nagorno-Karabakh. But President Aliyev denied any foreign involvement and that Turkey shut down an Armenian fighter jet. This is fake news. Absolutely. The same fake news as they said that Turkish F-16 shut down the Su-25. The Su-25 had an accident. But they say they have evidence to prove Let them that. show it. Where is evidence? तो आपने देखा कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट्स ने जो अभी अपने बारे में बताया कि सब चीज़ों के बारे में कि कॉम्प्लेक्स उन्होंने शुरू किया और चीज़ें हुई। यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताता चलूँ कि आर्मेनिया ने गैस पाइपलाइन जो इस टाइम पे जो अजरबैजान और ईरान और रशिया और ये आगे जो यूरोप तक जाने के लिए पाइपलाइन लग रही थी, जो पाकिस्तान के थ्रू भी जा रही थी, आर्मेनिया ने कहा है कि हम इस पाइपलाइन को उड़ा भी सकते हैं। उन्होंने ये भी इशारा किया है, तो जिसकी वजह से रशिया इस टाइम के ऊपर खुल के आर्मेनिया का साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि वो रशिया के हक में बहुत बेहतर था वो। अच्छा, एक और चीज मैं ये बताऊं कि इसमें खुल के हर कोई अब आ क्यों नहीं रहा है लड़ाई के अंदर, क्योंकि टर्किश ने कहा तो है, पाकिस्तान भी खुल के अभी आएगा नहीं, क्योंकि अगर ये लोग आए तो ये जंग बहुत बड़ी बन सकती है। बड़ी किस तरह बन सकती है कि रशिया जब टूटा तो इनकी एक जो पैक्ट बना था, जो पूरे रशिया के अंदर, रशिया इंक्लूडिंग रशिया, जितने छोटे छोटे और मुल्क बने थे, उन्होंने एक तंजीम बनाई थी। और तंजीम जिस तरह यूरोपियन यूनियन की एक तंजीम है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई जंग होती है तो हम सब लोग मिल के जंग लड़ेंगे। तो इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन की तरह तर्ज पे इनकी भी एक तंजीम बनी थी, और जो इनकी तंजीम के अंदर वो रशिया भी जिसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने कहा कि अगर इन मुल्क के ऊपर किसी पे हमला हुआ तो हम सब लोग मिल के जंग लड़ेंगे, जिसकी वजह से भी इस टाइम पे खुल के बात नहीं हो पा रही है कि लड़ाइयाँ किस तरह की होंगी, क्या होंगी, क्योंकि दो मुल्कों के दरमियान ही चल रही है चीजें हो रही है। और आगे आने वाले दिनों के अंदर ये रुख किस तरफ लेके जा रहा है ये देखने वाला है। बट ओवरऑल इस टाइम के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान, टर्की और चाइना, और जो इस टाइम के ऊपर थोड़ा बहुत अगर आप कहा जाए कि ईरान भी जो है वो थोड़ा बहुत अपना रुख सही कर रहा है, इन लोगों का पल्ला बहुत भारी होता जा रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर मुसलमानों का एक जो कहा जाएगा ना कि सॉलिड किस्म का ये जो है वो ब्लॉक बनने जा रहा है, वो वजह होगा, क्योंकि सॉलिड ब्लॉक बनने के पीछे आपका चाइना बैठा हुआ है, और साथ में रशिया की मजबूरी होती जा रही है आगे चलने वाले, क्योंकि आगे आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से इक़्तिसादी माहौल चलेगा, रशिया को अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, जिनके साथ इनका इक़्तिसादी ताउन है, जिससे इनकी मईशत चलती है, चीज़ें करती है, इनको भी अपने साथ ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ेंगे रशिया को, क्योंकि रशिया जो है इस टाइम के ऊपर उनके अंदर भी हालात इतने अच्छे नहीं है, जो इकॉनमी वाइज और वाइज भी इनको भी रखना पड़ेगा। जिस तरह अमेरिका है, अमेरिका कितनी बड़ी कंट्री है, उसको भी अपने इर्द गिर्द, जिस तरह कनाडा हो गया और जगहों के, उनको इर्द गिर्द अपने माहौल को करीब अच्छा रखना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई जंग होती है तो करीब तरीन जगहें जो होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। यही वजह इमरान खान ने अब तक बरतानिया का दौरा नहीं करा, अब तक और ममालिक का दौरा नहीं करा, ना ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, हालांकि इनकी ममालिक में इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, इनको बुलाते रहते हैं, पर वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के पहले जो शिकंजे हैं उनको सही कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल, और आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई और आप ऐसा टॉपिक समझते हैं कि इनके ऊपर हम बात करना चाहिए, हम लोग को चीज़ें करनी चाहिए, तो प्लीज़ ज़रा मुझे बताइएगा ज़रूर। और हम मेरा फेसबुक के ऊपर वन वर्ल्ड नाम के शो चलता है, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वन वर्ल्ड शो के ऊपर भी जाइएगा, और यूट्यूब चैनल है RRR TV, उसको भी कीजिएगा लाजमी। और आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी खुशखबरी लेके आ रहा हूँ, एक ज़बरदस्त हमारा एक खुशखबरी आ रही है जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और लास्ट के अंदर जाते एक छोटी सी नेकी की बात भी बताता जाऊं कि कुछ जगहों पे एक बड़ा अच्छा मैंने जगह पे पढ़ा था, और एक साहब ने भी मेरी डिस्कशन हो रही थी कि
अल्लाह ताला आपको कोई चीज़ नवाजना चाहता है तो वो कहता है कि भाई ठीक है, मैं आपको नवाजना चाहता हूँ, पर आप उसके लिए कुछ काम करो। काम क्या करो? हल्के खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करो। अब इसकी मिसाल कैसी दी गई है? मिसाल ऐसी दी गई है कि आप ठंड के अंदर एक जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे आग लगाने की जगह होती है, जहाँ से आपको आग मिल रही होती है। तो आप बैठे हुए ठंड के ऊपर, ठंड कोट वोट पहन कर, आपको ठंड लग रही है और आप कह रहे हैं कि जी मुझे अल्लाह ताला मुझे गर्मी दो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो तुम्हारे हाथ में लकड़ियां हैं उनको उसमें आतिशदान में डालोगे तो तुमको गर्मी मिलेगी। तो हम लोग सब अपने हाथों के अंदर लकड़ियां लेके बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे हक में जो है वो आसानियाँ पैदा करे और हमारे लिए रहम करे। तो वो जितना वो लकड़ियाँ आप आग में डालेंगे और आग जलाएंगे तभी जाके आपको गर्मी महसूस होगी। तो आप उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस छोटी सी मिसाल के ऊपर भी, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट